Hello students, so today a fresh chapter of science. The name of the chapter as written above, control and coordination. एक control and coordination माने की होय? What do you mean by this control? It is the ability of our body to react on the changes that are taking place in and around us. Means the changes taking place in the surroundings have to be responded by our body. This response is known as control and coordination. Suppose you are sitting calmly at a chair and someone just pinched you on your neck or on your back. So you will start reacting. अरे क्यों छुट्टी काट रहे हो? Or why have you pinched me? Or you will feel a pain. So that pain is the control of your body, which says that certain change or certain stimulus has been done external to your body. तो यहाँ stimulus एक नया word है. Stimulus मतलब जो external change हो रहा है हमारे body पर, that is called the stimulus. और उस चेंज को काउंटरएक्ट करने के लिए हमारा बॉडी जो रिएक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड अ रेस्पॉन्स. सो वी हैव टू थिंग्स, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. हम लोग को जो इफेक्ट या हम लोग को जो चेंज एक्सटर्नली मिला, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलस. और हम कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स. करेक्ट. नाउ वी हैव कि सर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है ये समझा. सिर्फ ये ठंडा या चींटी काटने से नहीं, कुछ भी, एनीथिंग. जस्ट इमेजिन ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्विंग, है ना, हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं. जैसे गर्मी का दिन आता है तो बॉडी ठंडा रखने के लिए हम लोग का पसीना ज्यादा होता है. ठंडा का दिन आता है तो पसीना कम होता है. ये कैसे हो रहा है? Everything and anything is controlled by this system. Control and coordination. कैसे होता है अलग बात है, लेकिन क्यों जरूरी है? क्योंकि for our optimal survival, हमको आराम से चाहे हम जी सके, हमको कोई तकलीफ ना हो, हमको कोई इनकन्वीनियंस ना फील हो. For our optimal survival हमारा बॉडी रिएक्ट करना शुरू करता है, so that we do not feel any uncomfortability or uncomfortableness due to the changes in the environment. This is the reason why we need this control and coordination. ठीक है. ठंडा बढ़ गया हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा, गर्मी बढ़ गया हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा, कोई पिंच किया हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा, मच्छर काटा हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा, भूख लग रहा है बॉडी रिएक्ट करेगा, सर दर्द कर रहा है बॉडी रिएक्ट करेगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है बॉडी रिएक्ट करेगा. एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो हमारे आस पड़ोस हो रहा है, हमको अपने बॉडी को उसके अनुसार कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. करेक्ट. अब सवाल आता है कि सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. इट इज डन बाय टू प्रोसेसेस. वन, बाय यूजिंग नर्व इंपल्सेस and by using hormones. So, these are the two differences between nerve impulse and hormones. Nerve impulses are electrochemical coordinations, means they can carry the signal in the form of electrochemical waves or electrochemical signals. Whereas in hormones, all the coordination takes place with the help of chemicals only. It is purely a chemical coordination. In nerve impulses, they are fast but short time. The signals that are sent from one part to the another, they are very fast. बहुत जल्दी पहुंच जाएगा. मान लो चुपचाप बैठे हो, नीचे मच्छर काटा आपको पैर पे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा, आपको पता चला कि someone has stung you or someone has bitten you.
लेकिन अगर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में हो गए तो ये बहुत टाइम लगेगा ये बॉडी में रिएक्ट करने के लिए। लेकिन ये जल्दी होगा बट दे शॉर्ट टाइम, मीन्स कुछ समय बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बट इन केस ऑफ हॉर्मोन्स ये टाइम लगेगा इफेक्ट होने में, लेकिन एक बार अगर इफेक्ट हो गया इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी इवन परमानेंट। ठीक है, सो दिस आर टू काइंड्स ऑफ इंपल्सेस। तो अब बात बताएंगे सर नर्व तो मालूम है, इन क्लास 8 वी हैव स्टडीड नर्व सेल, इन 9 वी हैव स्टडीड नर्व टिश्यू, है ना, विच हेल्प्स इन केमिकल विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द ब्रेन। ये तो सर समझ में आ रहा है, ये तो पढ़े भी हैं, बहुत अच्छा चीज भी है। अगर हमको यहाँ कोई पिंच करता है तो हमको तुरंत ब्रेन में खबर पहुंच जाएगी। तो इतना अच्छा सिस्टम रहने के बावजूद व्हाई डू वी नीड दिस वन, हॉर्मोन्स का जरूरी क्यों पड़ गया? देयर आर टू रीजंस बिहाइंड। पहला रीजन, हमारे बॉडी में हर जगह नर्व का डेंसिटी इक्वल नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं नर्व्स है ही नहीं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, अगर ये आईलिड्स को देखें, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी ऑफ नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स है, इसलिए जरा सा एक स्पेक ऑफ डस्ट भी अगर यहां पे बैठे को पता चल जाएगा कि समथिंग इज देयर। लेकिन अगर तुम अपने टो मतलब या फीट का जो अगर हम सरफेस बोले, अगर फीट के सरफेस को चेक करो तो उसमें नर्व एंडिंग बहुत कम रहता है। बहुत सारी चीज तुम्हारे फीट पे लगने के बावजूद भी तुमको पता नहीं चलता कि हमारे पैर में कुछ लगा। उसी प्रकार हमारे बॉडी के हर जगह नर्व बराबर नहीं है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है, और कहीं तो नर्व है ही नहीं। तो जहां नर्व नहीं है वहां तो हमको कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो वहां क्या चाहिए? केमिकल कोऑर्डिनेशन, हॉर्मोन्स रहे। दूसरा सर, ये नर्व वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल मींस इलेक्ट्रिसिटी भी रहता है, केमिकल भी रहता है। ये इलेक्ट्रिसिटी अपने आप को रिसेट मतलब ऑफ ऑन करने में लिए कुछ सेकंड का समय लगता है, हार्डली 0.1 सेकंड और 0.2 सेकंड। लेकिन ये 0.2 0.3 सेकंड भी तो समय लगेगा। तब तक अगर हमको कुछ कोऑर्डिनेशन करना हो तो कौन करेगा? देन आई विल नीड ए केमिकल कोऑर्डिनेशन। So what are the two reasons कि why a chemical system is also required in our body? The first, the nerves are not present everywhere equally. Where the less nerves are present or where no nerves are present, there must be a way to communicate. So we need a chemical way of coordination. Secondly, the nerves work with the help of electrochemical signals. These signals need to reset themselves. The time taken to reset a electrochemical signal has to be maintained by using a chemical signal. Okay, so that's the two reasons why we need both. ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। So कैसे ये काम करता है? We should study in details. So first of all, nerve impulse. Nerve क्या होता है? Sir, nerves are also known as neurons. उम्मीद है याद है, ये क्लास 9 में बोले थे कि नर्व सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, है ना, नर्व टिश्यू, नर्वस सिस्टम। तो ये न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? Okay, so this is more or less a diagram of a neuron. Neuron कितना सारा part है? This is the cell body or the cell part, known as the cyton, and this whole tail part is known as the axon. Cyton and axon. The central located part is of course the nucleus. Okay, the hands that you are seeing, these are known as dendrons. And the branches over the dendrons, these are known as dendrites. Okay, the
wire or the cord that is transmitting signal, this is known as neural lemma. The covering of the neural lemma is known as myelin sheath. And the end of the nerve is known as nerve ending. So this is the whole structure of a neuron. You have to learn this diagram. It is asked many times in the examination. Okay, so this is the structure. Correct. अब सवाल आएगा, सर ये कैसे ट्रांसमिट करता है? हाउ डज द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन? तो उसके लिए भी डायग्राम बताते हैं, ध्यान से देखो. I have suppose this is the muscle, this is my hand. Okay, this is a hand suppose. Okay, so these hands are having certain muscles here, and this is my brain. This is the brain. Okay, this is the hand and this is the brain. अच्छा ब्रेन ठीक नहीं हुआ, हाँ, लेकिन मान लो ये मेरा ब्रेन है, खराब ब्रेन है सर का, ठीक है, चलो ये ब्रेन. Now I have to transmit the signal from my hand to the brain. कैसे जाए? Suppose someone pricked a pin here. एक पिन यहाँ पे prick किया, तो क्या होगा? Due to this pin, certain kinds of chemical will be created. क्यों केमिकल क्रिएट होगा सर? ये जानना है. केमिकल क्रिएट होगा हमारे सेंस ऑर्गन के कारण. कितना सारा सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में सर? 5. कौन कौन सा? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 सेंस ऑर्गन है जिसमें अलग अलग तरह का रिसेप्टर लगा हुआ है. रिसेप्टर, दिस हैज नोन एज फोटो रिसेप्टर्स. फोटो मतलब जो लाइट को देखता है. These are audio receptors. ठीक है. Tongue, these are known as gustatory receptors. ठीक है. Smell, these are known as olfactory receptors. Touch, this is known as thermoreceptors. तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर लगा हुआ है. ये रिसेप्टर क्या करता है? जैसा हमारा चेंज आता है एक्सटर्नली, मतलब जो स्टिमुलस मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस एक पर्टिकुलर तरह का केमिकल प्रोड्यूस करता है. दैट इज द वर्क ऑफ द रिसेप्टर. तो हमारे बॉडी में सारे तरह का टच होता है. कोई ठंडा बर्फ लगे सटाएगा तो एक स्टिमुलस है. कोई गर्म चाय सटाएगा वो एक स्टिमुलस है. कोई पिन से प्रिक करेगा वो एक स्टिमुलस है. कोई मस्कीटो स्टिंग करेगा उसका अलग रिस्पॉन्स है. कोई अगर वो क्या कहते हैं वो वास्प काटेगा उसका अलग रिस्पॉन्स है. कोई पिंच किया उसका अलग रिस्पॉन्स है. कोई स्लैप किया उसका अलग रिस्पॉन्स है. जैसा जैसा रिस्पॉन्स हमारे स्किन को मिलेगा वो वैसा वैसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा. करेक्ट. तो यहां भी जैसे हमने यहां पिन प्रिक किया, यहां पे केमिकल प्रोड्यूस हुआ. दैट केमिकल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एक्सॉन, सॉरी बाय द साइटोन. ये सेल का जो हेड है वो केमिकल को एब्सॉर्ब करेगा. तो यहां पे क्या है? यहां पे एक सेल है, वो उसको एब्सॉर्ब. करेक्ट. नाउ अब क्या होगा? यहां पे दूसरा सेल है, ये साइटोन का काम है केमिकल को एब्सॉर्ब करना. जैसे ये साइटोन केमिकल को एब्सॉर्ब करता है, इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये साइटोन जैसे ही केमिकल को एब्सॉर्ब किया, इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. That electrical energy can flow through this wire, through the neural lemma and reach the nerve ending. जैसे ये the electrical signal reaches the nerve ending, ये electrical signal will convert to chemical again. मतलब यहां पे फिर से ये वाला केमिकल प्रोड्यूस हो गया. तो क्या होगा? तो नेक्स्ट जो सेल है वो उसको एब्सॉर्ब करेगा एंड अगेन विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये एनर्जी फिर यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा और जैसे नर्व एंडिंग के पास जाएगा, अगेन द केमिकल विल बी प्रोड्यूस्ड. ये केमिकल को फिर एक और नर्व सेल इसको एब्सॉर्ब करेगा
ये फिर उसको ले जाएगा और ऐसे करते करते पूरा ब्रेन तक जाएगा। मींस साइटोन एब्जॉर्ब्स द केमिकल and converts it into electrical energy. That electrical energy flows through the neural lemma and reaches the nerve ending. The work of the nerve ending is to convert the electrical energy into again chemical energy or chemical substances. So the junction or the meeting point of two nerve cells is known as synapse. ठीक है, जिस मसल में हमारा चेंज हुआ दैट इज नोन एज एफेक्टर मसल। एफेक्टर मसल। और जब ब्रेन के पास जाएगा ये मैसेज कि भाई हमको कोई प्रिक किया, या हमको कोई पिंच किया, या हमको एक मस्कीटो ने बाइट किया, कुछ भी हमको मैसेज ब्रेन तक जाएगा। अब ब्रेन इसको एनालाइज करेगा और बोलेगा भाई ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है। हम क्या बोले, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी एक्सटर्नल चेंज के अनुसार अपने आप को मतलब मॉडिफाई करते रहता है, अपने आप को चेंज करते रहता है ताकि एक्सटर्नल के साथ हम कंफर्टेबली लिव कर सकें। तो अगर कोई मच्छर तुमको काट रहा है दैट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर यू, यू हैव टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम इट। तो अगर मान लो हमको यहां मच्छर काटा, हम पढ़ रहे हैं, हमको यहां मच्छर काटा, मच्छर काट रहा है यहां पे, ठीक है, तो यहां से ब्रेन पर गया, तो हम क्या करेंगे, आइदर ऐसे गर्दन को घुमाएंगे या फिर हाथ से ऐसे मच्छर को मारेंगे। मींस इफेक्ट हुआ यहां पे, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पे आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है यहां। मतलब ब्रेन डिसाइड करेगा कि किस मसल को मूव करने पे हम उस स्टिमुलस को भगा सकते हैं या हटा सकते हैं। करेक्ट। तो ब्रेन जिस मसल से रेस्पॉन्स गया है जरूरी नहीं कि उसी मसल में रेस्पॉन्स वापस आए, ये ब्रेन डिसाइड करेगा विच इज द बेस्ट पाथ फॉर अस। ठीक है ना, विच इज द बेस्ट पाथ फॉर अस। अगर पैर में तुम्हारे मच्छर काट रहे हैं या तुम्हारे पीठ में कहीं पे अगर कोई पिंच किया तो तुम पीठ को ऐसे से नहीं हिलाओगे, तुम ऐसे हाथ से हिलाओगे। यू विल मूव योर हैंड। इफेक्ट हुआ पीठ पर, मसल्स ऑफ योर बैक, लेकिन मूव किया कौन सा, योर हैंड। तो जो मसल पे हमको चेंज रिसीव करें दैट इज कॉल्ड इफेक्टर, और ब्रेन जहां पे हमको सिग्नल भेजे दैट इज कॉल्ड इफेक्टर मसल। इफेक्टर मसल, इफेक्टर मसल और इफेक्टर मसल। हो सकता है ये दोनों इफेक्टर इफेक्टर सेम हो सकता है ये दोनों सेम ना हो। ठीक है। अब हमारा सवाल आता है कि सर ये इतना फास्ट है कि हमारा एक जगह से केमिकल को एब्जॉर्ब करते हुए ब्रेन में ले गया। जैसे ब्रेन में वो केमिकल आया, ब्रेन सोचा कि भाई ये कैसा है, अच्छा केमिकल है या खराब केमिकल है, हमको इसके टुवर्ड्स जाना है या हमको इससे अवे जाना है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन भी अपना एक केमिकल बनाना शुरू करेगा। ब्रेन भी अपना एक केमिकल यहां बनाना शुरू करेगा। वो केमिकल भी जैसे यहां से एब्जॉर्ब करके गया, वहां से भी कुछ न्यूरॉन्स रहेगा, कुछ नर्व रहेगा जिसको एब्जॉर्ब करके वो इफेक्टर मसल तक लिया। जो न्यूरॉन्स बॉडी से ब्रेन तक, आई एम रिपीटिंग, जो न्यूरॉन्स बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल ले जाता है दे आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन ब्रेन से बॉडी तक लाता है दे आर नोन एज मोटर न्यूरॉन। ठीक है। जो सिग्नल या जो मसल जो नर्व सेल हमारे मसल से ब्रेन तक सिग्नल को ले जाए दे आर द सेंसर न्यूरॉन, और जो ब्रेन से मसल तक ले आए दे आर नोन एज मोटर न्यूरॉन। करेक्ट। अब सर ये कैसे चेंज होता है, हमको कैसे मालूम कि हमको टुवर्ड्स द चेंज जाना है या अवे फ्रॉम द चेंज जाना है। जैसे एग्जांपल से तुमको समझाते हैं। अभी चल रहा है जून का महीना, इट इज प्रिटी वार्म अराउंड हियर। बाहर बहुत गर्मी भी है, अंदर भी गर्मी लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर मान लो हम बैठ के पढ़ा रहे हैं या बैठ के हम नोट्स बना रहे हैं और पीछे से मेरा बेटा आया और हमको एक बर्फ लगा दिया मेरे पीठ में, ठीक है, एक बर्फ लगाया आइसक्रीम या फिर आइसक्रीम लाया और मेरे पीठ में सटा दिया, तो हम कैसे एड करेंगे, इट्स वेरी गुड, हाँ पापा लगा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गर्मी में अगर कोई तुमको ठंडा लगा है तो तुम्हारे अच्छा है, यू विल मूव टुवर्ड्स द चेंज। लेकिन अगर यही बर्फ, यही आइसक्रीम अगर हमको दिसंबर महीने में लगाया होता तो हम उठ के ऐसे भाग जाते, की कोई चीज ठंडा लग जाए ना, हम उसको डांटते अलग। क्यों, एक ही रिस्पॉन्स हुआ।
तो हम अलग अलग क्यों रिएक्ट किए? बिकॉज ऑफ माई ब्रेन। हमको ब्रेन ने हमको ऐसे करने को बोला। गर्मी के दिन में ठंडा लगा तो हमको आराम लगा, दैट्स व्हाई आई मूव टुवर्ड्स द चेंज। ठंडा के दिन में अगर हमको बर्फ सटाया तो हमको तकलीफ हुआ, दैट्स व्हाई आई मूव अवे फ्रॉम द चेंज। तो कब हम टुवर्ड्स जाएंगे, कब हम अवे जाएंगे, ये दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई ब्रेन। ठीक है ना? कोई कोई आदमी, जैसे एग्जाम्पल, आप में से पता है, आई एम नॉट रेसिस्ट और एनीथिंग, बट हम जस्ट बोल रहे हैं। सम ऑफ यू, I don't know how many of you are very fond of eating that shutki mach. They are a very popular food of some community. ठीक है? But शुटकी माछ का जहां से स्मेल आएगा भाई उधर ही हम चले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हमको बोला जाए, अगर आधा किलोमीटर दूर से भी हमको महक आए ना, वहां से भाग जाएंगे। माई ब्रेन टेल्स मी डू दैट। सेम स्मेल तुम लोग में से किसको लगेगा, यू विल गो टुवर्ड्स दैट स्मेल। हमको लगेगा आई विल रन अवे फ्रॉम द स्मेल, बिकॉज माई ब्रेन इज टेलिंग टू डू दैट। तो ये ब्रेन कैसे टेल करता है? ब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल सेम वे में एब्जॉर्ब करके, जैसे वो न्यूरॉन बोले कि एक तरफ एब्जॉर्ब होता है, नर्व एंडिंग में केमिकल रिलीज होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर केमिकल रिलीज होता है, ऐसे करके वो मेरे इफेक्टर मसल तक ले जाएगा इस केमिकल को। जैसे वो केमिकल इफेक्टर मसल पे टच करेगा, द इफेक्टर मसल्स विल आइदर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। आप लोग पढ़े हैं बचपन में ना कि हमारे बॉडी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। हमारे ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हम ये मूव कर रहे हैं, ये बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल, क्यों? क्योंकि आइदर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिलैक्स कर रहा है। द होल मूवमेंट ऑफ माई बॉडी, हम ये मुंह हिला रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ माई मसल्स। हम गर्दन हिला रहे हैं, मूवमेंट ऑफ माई मसल्स। इवन कि हम आईलिड हिला रहे हैं, आईलिड, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ माई मसल्स। Similarly, when these chemicals reach my effector muscles will either contract or relax. Depending on the contraction and relaxation, my body will move either towards the change or my body will move away from the change. बात समझ में आया कैसे हमारे बॉडी रिएक्ट करता है? तो हमारे बॉडी को रिएक्ट करने के लिए मेन दायित्व कौन है? ब्रेन। हम जो रिसीव करते हैं जो भी सिग्नल, दैट मसल इज नोन एज एफेक्टर मसल। ठीक है? दैट एफेक्टर मसल रिसीव्स द चेंज इन द रिसेप्टर। अब वो आंख में हो, कान में हो, नाक में हो, जीभ में हो, स्किन में हो, दैट इज नॉट द रीजन। कहीं भी हमको रिसेप्टर में कोई चेंज आना चाहिए। जैसे ही चेंज आया, माय रिसेप्टर विल प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर केमिकल। हर चेंज एक जैसा नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस डिफरेंट केमिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है? तो ये केमिकल इज कैरीड टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन विल एनालाइज इट एंड देन विल सेंड द सिग्नल और सेंड द केमिकल टू द इफेक्टर मसल विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। The moment the effector muscle receives the chemical, it will either contract or it will relax. Depending on the contraction and relaxation of the muscle, my body will move either towards the change or away from the change. So this is how my body works on the basis of neurons or nervous system. अब आप कहेंगे कि सर अगर ये बात सच है कि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक स्किन या हर एक नर्व अगर हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर हम इस पांचों उंगली का बात बोलें तो पांचों उंगली से एक एक नर्व निकला होगा जो ब्रेन तक गया है। अगर हम यहाँ पाम का बात बोले, यहां से कोई ना कोई सिग्नल ब्रेन तक गया होगा, यहां से भी गया है, 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 पेट से गया है, पीठ से गया है, पैर से गया है, सब जगह से गया है टू द ब्रेन। तब हमको पता चल रहा है कि भाई हमको यहाँ कोई चेंज आ रहा है। तो इतना सारा नर्व अगर ब्रेन में जा रहा है, डोंट यू थिंक हमारा गला इतना मोटा हो जाएगा कि इतना सारा ब्रेन को, इतना सारा नर्व्स को पास करना पड़ रहा है। करेक्ट है ना? अगर हर बॉडी के पार्ट से अगर हमको एक एक नर्व या एक एक न्यूरॉन ब्रेन तक सटाना पड़े तो हमको इतना मोटा जगह चाहिए। गला तो सारे हिप्पोपोटामस जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होता है सर? क्या होता है, हमारे बॉडी का हर एक नर्व डायरेक्टली ब्रेन पे नहीं जाता, वो कहां जाता है? स्पाइनल कॉर्ड पे। लेट अस सी हियर लाइक दिस।
So this is a rough diagram of a human being. Please don't mind otherwise. I am not a very good painter. So क्या होता है? So this is my brain. This is the location of my brain. Okay. Now the brain is not directly connected to each and every part. तो कैसे कनेक्टेड है? सर यहाँ पे हमारा एक स्पेशल ऑर्गन, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord runs from the neck. Spinal cord runs from the neck, यहां से to the hip, है ना, एकदम नीचे तक जाता है, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बॉडी को ट्रेवल करता है, ऊपर से लेके नीचे तक. ठीक है. अब क्या होता है सर, हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं, यहां नर्व है, यहां सब नर्व्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड लाइक दिस. ऐसे जुड़े हुए, सब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए. एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड सबमिट्स द सिग्नल टू द ब्रेन. ठीक है. सो डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं गया, कहां गया? स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर जाके हमारे ब्रेन पे आया. सो देयरफॉर माय नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू कैटेगरीज, और टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे आर द सिग्नल रिसीविंग सिस्टम. यहां पे सिग्नल रिसीव होता है और इसका मतलब डिसीजन लिया जाता है कि हमको क्या करना है. देयरफॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर नोन एज द CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ये जो अगल बगल जो नर्व्स है, दे आर नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम स्कैटर्ड है, इसका काम है सिग्नल रिसीव करना. ठीक है. और उसको कहां सेंड करना? टू द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन, सो दैट दे कैन प्रोसेस, बता सके कि हमको क्या करना है. करेक्ट. तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है सर? इट एक्ट्स ए ब्रिज बिटवीन द नर्व्स टू द ब्रेन. इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू द ब्रेन. इसके अलावा सर स्पाइनल कॉर्ड का एक और काम है. क्या काम है बताते हैं. जैसे अगर आप लोग में से कोई किसी का अगर एल्डर ब्रदर या सिस्टर होगा, पता नहीं मेनी ऑफ यू आर हैविंग, सो अगर किसी का एल्डर ब्रदर सिस्टर है, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जब आप पढ़ रहे हो या आपके भैया लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई चीज भैया अगर पढ़ रहे हैं या उसके टीचर अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा लेकिन उसका नॉलेज होते रहेगा. नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद जब आपके टीचर आपको ये पढ़ाने जाएंगे, ओ सर ऐसा होता है, हमको ये पहले से मालूम है, हम भैया पढ़े थे, हम सुन लिए. ऐसा होता है ना. सपोज मेरे यहाँ बैच में तुम लोग पढ़ रहे हो, बाय चांस कोई क्लास 10 या 12 का दीदी यहाँ रहते, दीदी भैया लोग रहते, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम उसको भी पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ ऐसा चीज पढ़ाए जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम चुपचाप बैठे थे इसलिए तुम सुन लिए, क्योंकि यू वर प्रेजेंट देयर, तुमने सुन लिया. अब आज से 1 साल या 2 साल बाद जब दोबारा उसको तुम्हारे पढ़ने की बारी आई, तो बोले अच्छा सर आप पढ़ा रहे थे उस समय ना, इसका आंसर ऐसे होता है. हाँ आपको मालूम है, तुमको पहले से उसका आंसर मालूम रहता है ना. सो ये है स्पाइनल कॉर्ड का काम. क्या सर? हम जो सिग्नल सेंड कर रहे हैं वो किसके लिए सेंड कर रहे हैं? ब्रेन के. करेक्ट. ऐसा बहुत सारा सिग्नल है जो हमको बार बार रिसीव करना पड़ता है. जैसे गरम, छेका लगा, समझ ना, गरम चीज को छीने से हमको गर्मी फील होता है, जगह बंगला में तो छेका लगेगा. ठीक है. वो गरम चीज को छूने से हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, या ठंडा छूने से एक अनकंफर्टेबल फील होता है, मच्छर काटने में अनकंफर्टेबल फील होता है. और ये चीज हमको बहुत बार हमको ये बर्दाश्त करना पड़ता है. तो बार बार वो सिग्नल बॉडी के डिफरेंट पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन पे जा रहा है, और ब्रेन हमको उसके अनुसार रिएक्ट करने बोल रहा है. जब बहुत बार ऐसा होते रहेगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड कर लेगा, अच्छा ये गर्मी है, गर्म लगा है, भाई हाथ को पीछे कर लो, ठंडा लगा है, हाथ को पीछे कर लो, मच्छर काट रहा है, हाथ छिटक दो. मींस तुमको ब्रेन तक सिग्नल ले जाने की जरूरत ही नहीं है. स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ नोज कि आपको करना क्या है.
दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। सर्टन टाइम्स, और हमेशा ये नहीं होता, ये हमेशा क्यों? क्योंकि ये सिग्नल उसको तभी मिलेगा, ये डिसीजन लेने का पावर उसको तभी मिलेगा जब ऐसा सिचुएशन आपके साथ पहले आया है। ठीक है ना? जैसे आर्मी में लोग होता है, जैसे वो लोग बम ब्लास्ट हुआ है या कहीं पे कोई गन चल रहा है, बुलेट शॉट हुआ, तो उन लोग को तुरंत पता चल जाएगा हाउ टू रिएक्ट ऑन देम, बिकॉज देयर उन लोग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके स्पाइनल कॉर्ड से खबर आ जाता है, उसका रिफ्लेक्स इतना तेज होता है। अगर इलेक्ट्रिशियन कहीं शॉक लग रहा है उसको, तो उसका हाथ शॉक में सटने के साथ वो हाथ को विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि बिकॉज देयर ब्रेन डजंट नीड्स टू थिंक, डज नॉट नीड टू टेक अ डिसीजन। लेकिन अगर ये काम आपके साथ बोले तो क्या होगा? अगर ये चेंज आपके साथ हो, तो अगर आपको कुछ काम करे इलेक्ट्रिसिटी का और आपको शॉक लगे, जब तक आपको ब्रेन डिसीजन लेगा तब तक आपको शॉक लग चुका होगा, यू विल फील अ हाई वोल्टेज शॉक, हाथ जो जल भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको वो ब्रेन तक जाएगा, हाथ से ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, फिर आपको रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन यही काम अगर इलेक्ट्रिशियन के साथ हुआ होता, ऐसा उसको शॉक बहुत बार लग चुका है, पहला 2-3 बार उसका भी हाथ जला होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका स्पाइनल कॉर्ड में ही ये डिसीजन लेने का पावर आ गया। तो जैसे अब उसको शॉक लगता है, उसको सिर्फ हाथ से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, ब्रेन तक नहीं जाता, उसको वहां जाकर थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमको अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है। जैसे एक केमिकल ब्रेन में गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड उसका रिवर्स केमिकल सेंड कर, हम लोग उसके रिस्पॉन्ड कर पाए। दिस क्विक एक्शन दैट इज टेकन बाय द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। हम लोग ये वर्ड बोलते हैं आपका रिफ्लेक्स बहुत तेज है। क्यों आपका रिफ्लेक्स तेज है? मींस यू कैन रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन एट अ वेरी हाई स्पीड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने ऐसा बहुत बार देख चुका है, आपने ऐसा बहुत बार फील कर चुका है। योर स्पाइनल कॉर्ड इज केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर द ब्रेन, करेक्ट? सो दिस इज हाउ योर बॉडी रेस्पॉन्ड। द प्रोसेस बाय विच द स्पाइनल कॉर्ड कैन टेक अ क्विक एक्शन for the brain is known as reflex action, and the total path or the total anatomical path कि यहां से स्पाइनल कॉर्ड गया, स्पाइनल कॉर्ड से वापस आया, the total path for the reflex action to take place is known as reflex arc. The total anatomical path to complete the reflex action is known as reflex arc. करेक्ट? सो ये सिचुएशन तभी संभव है जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पर ही आए, क्योंकि नर्व्स तो सिर्फ सिग्नल को कैरी कर सकता है, वो अपने से कोई केमिकल जेनरेट नहीं कर सकता। अपने से केमिकल कौन जनरेट करेगा? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अदर द नर्व्स आर नोन एज पेरिफेरल और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। करेक्ट? अब आगे की वी आर मूविंग ऑन टू द पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन, कि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ब्रेन कैसे हमको ये हेल्प करता है। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, द ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। व्हाई? क्योंकि सारा डिसीजंस यहीं पे टेक प्लेस होता है, हमारे बॉडी के सारे चेंजेस यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है? ब्रेन एक्चुअली उसका 3 पार्ट्स है, 3 सेक्शंस ऑफ द ब्रेन है। कौन कौन सा? सर, सामने का पार्ट, अगर हम ब्रेन को अगर एनालाइज करें, अगर हम उतना ब्यूटीफुल ड्राइंग नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको बता सकते हैं, ओके, सो ब्रेन को अगर हम देखें तो उसका बेसिकली से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
द सेंट्रल लोब, लोब मतलब वो एक गुच्छा, मतलब एक बंडल्ड है पहला का पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स मतलब ब्रेन में कोई मसल या कुछ नहीं रहता, खाली नर्व्स रहते हैं। जैसे कि ऊन देखा है आप, बंडल ऑफ ऊन, यार्न ऑफ वूल, कैसे बंडल रहते हैं। सिमिलरली ये सामने का पार्ट जो है, द फोर ब्रेन, इज अ फोर ब्रेन, सामने का ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन। द फ्रंट बंडल लोब इज नोन एज द फोर ब्रेन। द बीच का जो सफेद पार्ट दिख रहा है, इसका द मिड ब्रेन। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहां पे दिस वन, दिस इज नोन एज द हिंड ब्रेन। तीनों का काम सर, फोर ब्रेन का काम है। हमारे बॉडी में जितना भी चेंजेस आता है, जितना भी थिंकिंग होता है, जितना भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था, सब फोर ब्रेन के कारण। व्हाई? बिकॉज दिस कंटेन्स द सेरेब्रम, दिस कंटेन्स द सेरेब्रम, द फोर ब्रेन। जो मिड ब्रेन है उसका काम यहां पे नर्वस से थोड़ा अलग है। मिड ब्रेन क्या करता है? इट्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है ये मिड ब्रेन, ताकि सिग्नल्स आपस में सेंड हो सके। ऑल्सो इट कंटेन्स सर्टन ग्लैंड्स, नर्व नहीं, इट कंटेन्स सर्टेन ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये सब यहां पे रहता है मिड ब्रेन में। तो इसीलिए यहां पे ज्यादा इसका नर्व से रिलेटेड यहां पे कोई चेंजेस नहीं होता। और हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में हमारा रहता है सेरेबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स, ये तीनों काम रहता है, जिसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। ठीक है, पोन्स भी लगता है बट नॉट इन ए लार्जर डिटेल। तो हमको मेन क्या पढ़ना है, कौन सा तीनों हमको ज्यादा हेल्प करता है? द फर्स्ट वन इज द सेरेब्रम, द सेकेंड वन इज द सेरेबेलम एंड थर्ड वन इज द मेड्यूला। ये तीनों काम क्या है? पहले बोले फोर ब्रेन, हमारे बॉडी का जितना भी इंटेलेक्ट या फिर इंटेलिजेंस जिस पे डिपेंड करे, पढ़ना, लिखना, याद करना, डिसीजन लेना, है ना, इमेजिनेशन करना, ये सब कुछ सेरेब्रम पे डिसाइड होता है। सेरेब्रम इसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं, ये सब तो हम खुद से किए, जो हम तो सोच समझ के किए, लेकिन ऐसा बहुत सारा चेंज है जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डे टू डे एक्टिविटी है, वो होगा ही। ठीक है ना, खाने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, खुद सीख जाता है कि कोई भी खाना रहे पकड़ के मुंह में ही डालना पड़ता है। सीधा चलना है, इसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, एक बच्चा चलना सीखता ही है। चलना और साइकिल चलाना अंतर है, चलना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन साइकिल चलाना सीखना पड़ता है ना। चिल्लाना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन बोलना सिखाना पड़ता है। एनीवन कैन शाउट लाइक अ टार्जन, चिल्ला सकता है, लेकिन बोलना, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, ये वर्ड स्टूडेंट, ये इसको सिखाना पड़ा कि स्टूडेंट मतलब छात्र होता है ना। तो हमको अगर जो बॉडी का जो बेसिक फंक्शंस है, जैसे वोकल कॉर्ड का काम है आवाज करना, हाथ का काम है हिलाना, लेकिन इसको हिला के लिखना पड़ता है, ये सीखना पड़ा हमें। तो बेसिक जो काम है बॉडी का, जिसके लिए कोई इंटेलिजेंस का जरूरत नहीं पड़ता, वो ये सेरेबेलम कर देगा। करेक्ट। और जो इसके हमको इंटेलिजेंस, सोचना पड़े, सीखना पड़े, इमेजिनेशन करना पड़े, वो कंट्रोल करेगा सेरेब्रम। तो सर ये क्या काम करता है? मेडुला। ये हमारे बॉडी का दो काम में लगता है। पहला, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका सारा सिग्नल बॉडी से उठा के ब्रेन तक पहुंचाएगा, लेकिन ब्रेन तक पहुंचने के लिए जहां पे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में टच हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन पे जिस जगह पे जाकर लिंक हो रहा है, दैट लिंक पार्ट इज नोन एज मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो दैट इज द लिंक बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। सेकेंडली, the medulla controls all the involuntary actions of the body. Involuntary actions मतलब ऐसा बहुत सारे चेंजेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमको सोचते भी नहीं उसके बारे में,
हम कुछ करते भी नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा बहुत सारा चेंज होते ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ हार्ट, ये हमको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये हो रहा है। अगर हमको चाहे मेरा हार्ट बीट, भाई हार्ट बीट बढ़ जाओ, होगा? नहीं बढ़ेगा। भाई हार्ट बीट स्लो हो जाओ, होगा? नहीं होगा। अरे भाई हार्ट बीट रुक जाओ, हमको मरना है, नहीं होगा। हमारा डायफ्राम अप एंड डाउन हो रहा है, आर यू डूइंग एनीथिंग टू कंट्रोल योर डायफ्राम? ना सर, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक मतलब इनवॉलेंटरी हो रहा है। पढ़े थे ना क्लास 9 में मसल्स, इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी मसल्स। तो हमारे बॉडी का जितना भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो रहा है, जितना भी इनवॉलेंटरी चेंजेस हो रहा है, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय दिस मेडुला। करेक्ट? तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट्स है वो एक पहला सेरेब्रम, सेरेब्रम कंटेन्स ऑल द इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल कंट्रोल्स ऑफ द ब्रेन और द बॉडी। Cerebellum controls all the daily activities or the activities of the body which does basic activities of the body which does not needs any intelligence, and medulla controls all the involuntary actions of our body. Correct? तो ये था हमारा ब्रेन का पार्ट। अब सर ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, सुने ना कि ब्रेन में चोट लग जाए तो आदमी मर जाता है, ब्रेन में चोट लगा आदमी कोमा में चला जाता है, बहुत सारा हानि होता है, मेनी बहुत सारा आप लोग सुने। तो भगवान ने ये सोचा नहीं था कि ब्रेन में इंपॉर्टेंट है, इसको चोट नहीं लगना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया ब्रेन को बचाने के लिए? खोपड़ी, स्कल, क्रेनियम, बहुत सारा नाम है इसका। गॉड हैज प्लेस्ड द सॉफ्ट डेलिकेट ब्रेन इनसाइड अ वेरी हार्ड कवरिंग ऑफ बोन नोन एज द स्कल और क्रेनियम। लेकिन इससे भी काम नहीं बना। क्यों नहीं काम बना? एग्जाम्पल देखो, यू टेक एन एग, एक अंडा ले लो, ठीक है? उस अंडे को रख के लाइक दिस एन एग, उस अंडे को आप मारो हथौड़े से, क्या होगा? अंडा फूट जाए। अब आप इस एग के ऊपर एक बोल रख दीजिए, बोल, एक स्टील का बोल। अब आप हिट कीजिए, क्या होगा? सर ये अंडे को, बिकॉज द शॉक इज टेकन बाय द स्टील बोल। लेकिन अगर आप स्टील बोल को नीचे रख के ऐसे वाइब्रेट करें, अगर इस स्टील बोल को या वाइब्रेट करें तो क्या होगा? ये अंडा स्टील बोल के दीवार में टच होके ही वो अंडा फूट जाएगा, ऊपर से हिट करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारा ब्रेन तो इस क्रेनियम के अंदर है, स्कल के अंदर है। जब अपने सर को हम इस तरह हिलाते हैं तो क्या होगा? हमारा ब्रेन जो है कभी इस दीवार में टकराएगा, कभी उस दीवार पर टकराएगा और हमारे ब्रेन में डैमेज आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, ये जो एम्प्टी स्पेस है इन बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, यहां पे भगवान ने एक फ्लूइड भर दिया ताकि हमारा ब्रेन एक शॉक एब्जॉर्बर के बीच में रहे, कि अगर हम अपने सर को हिलाते भी हैं तो वो जाके स्कल में ना टकराए। दिस शॉक एब्जॉर्बिंग लिक्विड इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल लिक्विड और cerebrospinal fluid. This acts as a shock absorber to the brain, ताकि वो ब्रेन धक्का ना लगे to the walls of the skull. ये सेम काम स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी है। स्पाइनल कॉर्ड इज फिटेड इनसाइड द बैकबोन। बैकबोन तो बहुत मोटा है, बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है, तो बैकबोन को सर हार्म नहीं होगा, और बैकबोन के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसको भी हार्म नहीं होगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन से टकरा के खराब हो सकता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन के बीच में जो लिक्विड जो गैप है, उस गैप में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है। क्लियर? सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द नेचर। जस्ट इमेजिन द क्या बोले, द क्रिएटिविटी ऑफ गॉड, कितने सोचते हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स एंड इट इज कंट्रोल्ड और इट इज रेगुलेटेड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से तो सिग्नल ऊपर नीचे करेगा। तो अगर बाई चांस अगर हम ये मान लो हिंड ब्रेन, इसको हम तोड़ दी, मतलब यहाँ पे मारने पर आदमी कोमा में चला जाता है। ब्रेन काम करता है, जिंदा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसे लटका हुआ है, हाथ पैर नहीं हिला पाता, सांस नहीं ले पाता, बोल नहीं पाता, ऐसे यहाँ देखते रहता है, लटका हुआ है। डू यू नो क्या हुआ उसके साथ? उसका ये मेडुला कट गया, मेडुला टूट गया, मेडुला डैमेज हो गया। मेडुला लिंक है विच कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। हमको अगर यहाँ पे कुछ चोट लगता है तो वो सबसे पहले कहां जाता है? स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन को, वो सिग्नल को लेके जाता है ब्रेन के पास। अगर स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल मेरे ब्रेन तक नहीं गया तो ब्रेन ये बोल ही नहीं पाएगा कि मेरे को करना क्या है, आपको बोलना क्या है, आपको रिएक्ट कैसे करना है। यही तो होता है आदमी को।
जब कोमा में, जस्ट एक लिविंग डेड, आपको सब फील हो रहा है ना। वो मुन्ना भाई में भी इसमें दिखा था ना, वो समथिंग, वो मिस्टर मुखर्जी बेंच पे ऐसे चेयर पे पड़ा था, हिज आई बॉल्स कॉन्ट्रैक्टेड, हिज आईलिड्स मूव्ड, बट ही कैन नॉट मूव हिज बॉडी। व्हाई? बिकॉज का स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन का कोई लिंक नहीं। तो कैसे ठीक होगा सर? टू अ वेरी वेरी अस्टॉनिशिंग फैक्ट, हम लोग हार्ट का इतना बड़ा बड़ा सर्जरी करते हैं, पेट का सर्जरी करते हैं, लिवर का सर्जरी करते हैं, बोन सर्जरी करते हैं, कभी ब्रेन सर्जरी सुने हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स है ब्रेन सर्जरी, नर्व्स का सर्जरी नहीं होता। दे हील देमसेल्व्स। कोमा में क्या होता है? सुंदर गांधी 4 महीना बाद उठाया, कभी 4 साल बाद उठाया, 10 साल बाद कोमा से आया। कैसे? वो उसको रेस्ट में रखा जाता है ताकि उसका बॉडी धीरे धीरे हील होता रहे। जैसे उसका बॉडी पूरा नर्व ठीक हो जाएगा वो चंगा हो जाएगा। हम अपने से जोड़ जाड़ के, मतलब वो तार थोड़े जो जोड़ के सेटअप मार दिए ठीक हो जाएगा। नर्व्स का सर्जरी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो ये नर्व्स कैन बी हील्ड बाय देमसेल्व्स, देयर इज नो डॉक्टर और सर्जन अवेलेबल जो नर्व्स का इतना बेटर उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर न्यूरॉन्स और दिस इज द एंड ऑफ अवर नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन अभी भी एक कोऑर्डिनेशन बच गया। कौन सा कोऑर्डिनेशन? हार्मोन कोऑर्डिनेशन। हार्मोन कोऑर्डिनेशन। सर व्हाट आर हॉर्मोन्स? क्या है हार्मोन? की हार्मोन का बोले? हॉर्मोन्स आर द स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स। आई एम रिपीटिंग, हॉर्मोन्स आर द स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स which are produced by our endocrine glands. Endocrine glands. सर ये endocrine gland किसको कहते हैं? The glands which can produce a chemical but they do not have any tubes or they do not have any openings. तो सर वो कैसे कंडक्ट करेगा? They directly give their chemicals to the blood. केमिकल निकला ब्लड में दे दो, ब्लड तो पूरे बॉडी में घूम रहा है, वो केमिकल भी पूरे बॉडी में घूमेगा, काम हो गया। लेकिन अब ये सवाल आ, सर ये केमिकल जब पूरे बॉडी में घूम रहा है, व्हाई डज नॉट द केमिकल चेंजेस आवर होल बॉडी? जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 8 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, याद है? उसमें बोला गया था कि टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस दाढ़ी मूछ इन मेल्स, इन बॉयज। तो दाढ़ी मूछ यहां निकलता है, यहां क्यों नहीं निकलता? यहां क्यों नहीं निकलता? सिर्फ यहां क्यों निकलता है? बॉडी हेयर यहां तक होता है, यहां क्यों नहीं आता? रीजन मालूम है? रीजन है कि हमारे बॉडी में जो सेल है सब एक जैसा नहीं होता। सारे सेल में वो केमिकल पहुंचता है, लेकिन वो केमिकल सब सेल के साथ रिएक्ट नहीं करता। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। वो जिस सेल के लिए डिजाइन किया गया है वो उसी सेल से रिएक्ट होगा, ऐसा नहीं कि सब सेल के साथ रिएक्ट होता फिर, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर हॉर्मोन्स आर वर्किंग। हमारे बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसको ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब they do not have any pipes or outlets. They directly give their secretions or they directly give their hormone to the blood. Now it is the work of the blood to carry the hormone throughout the body. As the hormone is traveling throughout the body, the hormone will change only the particular organs or the particular parts of the body that has been mentioned by the hormone. जो जो पार्ट उस हार्मोन में मेंशन्ड है वही पार्ट को वो चेंज करेगा, सारे पार्ट को चेंज नहीं करता। सो दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। जैसे तुमको अगर मान लो पैर में चोट लगा, कहीं पे पैर में साइकिल चला थे, गिर गए, चोट लगा, तो डॉक्टर क्या करेगा? इंजेक्शन लगाएगा, टेटनस का टेटबैग इंजेक्शन। कहां लगाएगा? जहां पे चोट लगा पैर पे नहीं, इंजेक्शन देगा यहां पे, इंजेक्शन देगा यहां पे। और असर कहां पे कर रहा है? इफेक्ट कहां पे कर रहा है? सर पैर पे। कैसे हुआ? वो तो तुम्हारे ब्लड में डाल दिया, वो ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ रहा है और उस ब्लड के साथ साथ वो केमिकल भी दौड़ रहा है। वो केमिकल को लेकिन मालूम है हमको हर जगह काम नहीं करना है, हमको उसी जगह काम करना है जहां पे ये कोई तरह का वायरस या कोई तरह का इन्फेक्शन हो। अगर वो इन्फेक्शन नहीं है तो ब्लड ऐसे ही घूम घूम के कुछ देर में खत्म हो जाए। हमारा हार्मोन भी ऐसे काम। तो जो ग्लैंड अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दे, दे आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
और जो अपने हॉर्मोन्स या अपने केमिकल्स को कोई पाइप के थ्रू निकाले, मतलब उसमें कोई पाइप से आउटलेट्स हो, दे आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एग्जाम्पल सर, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पाइप के थ्रू अपना केमिकल्स निकालता है? लीवर का नाम सुना है? लीवर, पैंक्रियास, स्टमक, ये सब क्या ग्लैंड है? और यहां से तो कैसे केमिकल निकलता है सर? पाइप रहता है। लीवर से रहता है बाइल डक्ट, जो बाइल जूस को निकालता है। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़े ना? बाइल डक्ट कैरीज द बाइल प्रोड्यूस फ्रॉम द लीवर टू द इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट के थ्रू जाता है। पैंक्रियास से जाता है पैंक्रियाटिक एसिड, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। सो ये कुछ पाइप्स रहते हैं। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, पाइप्स रहता है उसमें। तो ये सब हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि एक पाइप या आउटलेट के थ्रू अपना केमिकल्स को बाहर निकलता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में छोड़ता है, उसको कोई पाइप से आउटलेट्स नहीं रहता। तो सर ये क्या है? Heterocrine glands. Heterocrine glands are those glands which can give out their secretion both in the form of endocrine and in the form of exocrine. मतलब हमारे बॉडी में ऐसा कुछ कुछ ग्लैंड है जो कि पाइप के थ्रू भी अपना सेक्रेशन निकालता है और ब्लड में भी अपना सेक्रेशन निकालता है। मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। Those glands are known as heterocrine glands. Sir, example, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या निकालता है सर? पैंक्रियाटिक जूस विच इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। उसके लिए हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट है विच कनेक्ट्स द पैंक्रियास टू द इंटेस्टाइन, विच कनेक्ट्स द पैंक्रियास टू द स्टमक। आई हैव अ पाइप, आई हैव एन आउटलेट, सो इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियास आल्सो गिव्स अ केमिकल नोन एज इंसुलिन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल आवर ब्लड शुगर। मतलब वो डायरेक्टली ब्लड में देता है, मतलब वो एंडोक्राइन का भी काम किया, एक्सोक्राइन का भी काम किया। दैट इज नोन एज हेटेरोक्राइन। देन टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। टेस्टिस का काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। स्पर्म्स कैसे ट्रेवल करते हैं सर? थ्रू अ पाइप नोन एज वास डेफरेंस। क्लास 8 याद करिए, देखो रिप्रोडक्शन चैप्टर। इट ट्रेवल्स थ्रू अ पाइप नोन एज वास डेफरेंस। सो देयर इज अ पाइप थ्रू विच द थिंग्स आर मूविंग। इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर टेस्टिस का एक और काम है, इट गिव्स टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि ब्लड में सेक्रेट किया जाता है। सो वो डायरेक्टली ब्लड में भी दे रहा है एंडोक्राइन, और वो पाइप से भी दे रहा है एक्सोक्राइन। सो इट इज वर्किंग एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। दैट्स व्हाई इट इज अ हेटेरोक्राइन। सिमिलरली इन केस ऑफ ओवरीज, ओवरी से क्या निकलता? ओव्यूल विच ट्रेवल्स थ्रू द यूटरस विद द हेल्प ऑफ पाइप नोन एज फैलोपियन ट्यूब। पाइप के थ्रू गया, इट इज एक्सोक्राइन। ओवरी एक और काम करता है, इट प्रोड्यूसेस ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वो केमिकल्स है which is produced by the ovary, so it is acting as an endocrine gland. That's why ovary is also a heterocrine gland. So ये है हमारा डिवीजन endocrine, exocrine and heterocrine. So what are we concerned about? We are concerned about these endocrine glands because endocrine glands produce hormone. Hormones are directly given to the blood and blood carries the hormone throughout the body. और जिस organ या जिस part के लिए वो hormone designed है, उस पार्ट में जाके वो चेंजेस लाना शुरू करेगा। करेक्ट? तो हमको कुछ कुछ अभी पर्टिकुलर हार्मोन और किस ग्लैंड से वो निकलता है उसको पढ़ना है। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड। Then thyroid gland. Then we have adrenal gland. Then we have pancreas. And finally we have testis ovary. हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड हैं, बहुत सारे। हमने ये सिर्फ 6 एज एन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ऑर्गन का नाम लिखा। आप पढ़िए ना बहुत सारा, 50 पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपके बुक के अनुसार ये 6। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन निकालता है, उसका काम क्या है?
पिट्यूटरी हार्मोन निकालता है सबसे इंपॉर्टेंट GSH, ठीक है, फिर निकालता है TSH। क्या है सर ये सब? These are the glands, sorry, these are hormones. GSH growth stimulating hormone, TSH thyroid stimulating hormone. ये सब हार्मोन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। व्हाई? बिकॉज इसमें से जो केमिकल निकला वो हमारे बॉडी को डायरेक्टली चेंज नहीं करता। वो किसको चेंज करता है? वो इन सब को चेंज करता है, ठीक है। वो हमारे ग्लैंड्स को चेंज करता है, ग्लैंड्स को कमांड करता है कि भाई तुम अब अपना सेक्रीशन निकालना शुरू करो। जैसे एक प्यूबर्टी का टाइम आता है, एक गर्ल का मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन देयर बॉडी, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन 14 साल या 12 साल पे ही हुआ, 6 साल पे क्यों नहीं हुआ, या 20 साल पार होने के बाद क्यों नहीं हुआ? एक समय पर ही होता, क्योंकि उसका ब्रेन उस समय इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको रिस्पॉन्ड कर सके उसके ओवरी को कि हाँ भाई आपका समय हो गया, अपना काम शुरू कीजिए। एक बॉयज को एक उम्र के आने के बाद दाढ़ी मूंछ होता है, बॉडी हेयर होता है, क्यों? सेम, वो ब्रेन सिग्नल देता है टेस्टोस्टेरोन को निकालने के लिए टेस्टिस के पास। मतलब ब्रेन, कौन सा ब्रेन का पार्ट? ब्रेन का ये पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में रहता है। किस जगह पे? ये मिड ब्रेन में। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस रिसाइड्स इन द मिड ब्रेन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कमांड भेजता है दूसरे ग्लैंड को कि भाई अपना काम शुरू करो, तुम अपना काम शुरू करो। मींस इट कंट्रोल्स अदर ऑर्गन्स और अदर ग्लैंड्स। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, करेक्ट। लेकिन आजकल हम लोग हाइपोथैलेमस को भी मास्टर बोलने लगे, क्यों? इसका आप लोग में से मैक्सिमम जो बॉयज हैं सब प्यूबर्टी की एज पार कर चुके हैं, प्यूबर्टी में ही है, मैं भी मोस्ट ऑफ के दाढ़ी मूंछ भी निकल चुके हैं, थोड़ा बहुत तो निकल ही गया हो। किसी का ज्यादा निकला, किसी का कम। ऐसा क्यों? निकला तो सभी का है, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो किसी का ज्यादा किसी का कम क्यों हुआ? सबका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया है, वो सबके टेस्टिस को खबर दे रहा है कि भाई अब आप अपने अपने टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकालना शुरू कीजिए। सबका ये काम हुआ। लेकिन किसी का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकला तो किसी का टेस्टोस्टेरोन कम निकला। ये कम बेसी डिसाइड कौन किया? पिट्यूटरी ही डिसाइड किया। तो ये पिट्यूटरी के सेक्रीशन को कौन डिसाइड करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? सर ये कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी। कितना ज्यादा सेक्रीशन हो रहा है। अगर सेक्रीशन ज्यादा हो, पिट्यूटरी का सेक्रीशन ज्यादा हो, तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्गन का भी सेक्रीशन ज्यादा होगा। पिट्यूटरी का सेक्रीशन कम हो तो उसका पर्टिकुलर ऑर्गन का सेक्रीशन कम होगा। आप लोग के बॉडी में, आप लोग के मतलब क्लास में ऐसा बहुत सारे बच्चे देखो जिसका हाइट थोड़ा कम है, और ऐसे ही बच्चों में जो जाइजेंटिक है, बहुत लंबे लंबे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस GSH। किसी के बॉडी में GSH कम निकलता है, किसी के बॉडी में GSH ज्यादा निकलता है। निकलता सभी के बॉडी में, लेकिन कम या ज्यादा, ये कम या ज्यादा कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ सेक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द मास्टर, करेक्ट। नेक्स्ट है सर थायराइड। थायराइड जो हार्मोन निकालता है इसका नाम है थायरोक्सिन। Thyroxine, and it is activated by the consumption of iodine. डॉक्टर बोलते हैं ना आयोडीन वाला नमक यूज करो, टाटा सॉल्ट, आयोडीन मिला हुआ है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड। आयोडीन से क्या होता है कि हमारा यहाँ जो थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है, ये केमिकल निकलता है थायरोक्सिन, इसको बल मिलता है, इसको एक्टिवेशन मिलता है। अगर हम आयोडीन नहीं लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में कम निकलेगा, तो हमारे बॉडी में जो इफेक्ट आएगा वो तो दूर की बात है, लेकिन ये हमारे नेक को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। क्या होगा? नेक फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, है ना, गोइटर हो जाएगा। नेक फूल जाएगा, इसको घोंगा कहते हैं हिंदी में, है ना, नेक फूल जाएगा गोइटर जैसे। वो सिंबल है कि भाई आपके बॉडी में थायरोक्सिन ग्लैंड कम निकल रहा है। क्यों? बिकॉज आपने आयोडीन कम लिया। तो सर ठीक है, गला तो फूल रहा है, ठीक है मान लिए, क्या दिक्कत है? हमको थोड़ा कुछ तकलीफ हो रहा है। हाँ तकलीफ है। क्या तकलीफ है? आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, बिकॉज थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म।
आप लोग में से पता नहीं कितने के, लेकिन मम्मीज को, स्पेशली आप लोग के जो मम्मी है, मदर्स, उन लोग को थायराइड की बीमारी होती है, थायराइड की गोली खाती है आप लोग को मम्मी। क्यों? ये प्रॉब्लम होता है थायरोक्सिन, फीमेल में थायरोक्सिन प्रॉब्लम ज्यादा होता है। रीजन, उन लोग को चाइल्ड बर्थ करना पड़ता है, जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्या होता है? बॉडी फूलना शुरू हो जाता है। खाते नहीं है, 2 रोटी खाते हैं रात को, 1 रोटी खाते हैं फिर भी बॉडी फूल रहा है। क्यों? थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। सो ये आएगा आपका बॉडी प्रॉब्लम। आइदर आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म का डिसबैलेंस हो जाएगा, आप खाएंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आप नहीं खाएंगे फिर भी मोटे हो जाएंगे, बहुत खाएंगे फिर भी पतले हो जाएंगे, वो कुछ ना कुछ आपके बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आएगा, मेटाबॉलिक एरर्स आएगा। वो किसके लिए है? थायरॉक्सिन। दिस हैज टू बी मेंटेन्ड एंड व्हाट इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। यहां रहता है गले में। देन आई हैव एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर रहता है। किडनी यहां रहता है ना, लाइक हियर हम लोग के लोअर साइड में, किडनी के जस्ट टिप पे हमारा क्या रहता है? ये एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन निकालता है? ये निकालता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ये किस काम में आता है? दे आर इमरजेंसी हार्मोन। व्हाई इमरजेंसी? इट हेल्प्स अस टू इवेड इमरजेंसी सिचुएशंस। आपके समक्ष ऐसा सिचुएशन आ गया जो आपका बॉडी को स्पेशल नीड या स्पेशल नीड का डिमांड कर बैठा, तब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने या आपको बहुत से गुस्सा आए, बहुत गुस्सा, तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा और आपका बॉडी ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करना शुरू कर देगा। वो ब्लड आपको, जैसे गुस्सा आएगा आपका बॉडी रेडी होना शुरू होता है कि गुस्सा आ रहा, हो सके हमको फाइट में जाना पड़े। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? वो क्या करेगा? आपका जो एक्सेस ब्लड है वो आपके हाथ पैर में भेजना शुरू करेगा, आप हाथ पैर को गर्म करना शुरू करें। जब आपको बहुत गुस्सा आता है, आप क्या, किसी को मार दीजिए, कोई चीज फाड़ दीजिए, कुछ फोड़ दीजिए, अपने आप को 2 बार इस तरह मुक्का मार दीजिए, देखिए आपका गुस्सा कम हो जाएगा। क्यों? आपका जो एक्सेस एनर्जी जो हाथ में गया, हाथ पैर में गया, आप उसको यूटिलाइज कर दीजिए, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। ये कौन कंट्रोल किया? एड्रिनल ग्लैंड। या उल्टा सोच लो, आपका एग्जाम हॉल में मैथ्स का एग्जाम देने गए, बोर्ड पेपर, आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, हार्डली 80 मार्क्स में से आपका 40 मार्क्स का आपका आता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन देखे नहीं है, क्या होगा आपकी सिचुएशन? कभी फील कीजिएगा, एग्जाम हॉल में बैठ के अगर ऐसा पेपर मिले जब कुछ नहीं आ रहा, देखेंगे आपका माथा गर्म हो रहा है, पूरा पसीना आता है, कान गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, हाथ पैर ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि फिर वही एड्रिनल का काम शुरू होगा, आपको फियर आना शुरू हुआ। ये फियर के लिए भी आपका बॉडी को आपको रेडी करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहला काम हार्ट बीट बढ़ाएगा, हार्ट बीट को एलिवेट करेगा। एज द हार्ट बीट इज इंक्रीजिंग, द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो रीचेस योर ब्रेन। आपके ब्रेन में चला जाएगा एक्सेस ब्लड। क्यों? आपके ब्रेन में जब एक्सेस ब्लड जाएगा, आपका ब्रेन एक्सेस काम करना शुरू करेगा, आपका ब्रेन सोचना शुरू करेगा कैसे हम वो एरर से या कैसे हम वो फियर से बाहर निकले। तो एज ए रिजल्ट ब्रेन में ज्यादा ब्लड जा रहा है तो आपका हाथ पैर में ब्लड कम हो जाएगा, इसलिए हाथ पैर ठंडा पड़ जाएगा और ब्रेन गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका। तो दैट्स व्हाई दिस एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू कोप अप विद इमरजेंसी सिचुएशन जैसे फियर, एंगर, लव, लस्ट, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। करेक्ट? देन वी हैव पैंक्रियास। पैंक्रियास क्रिएट्स a hormone known as insulin. इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इज द रिवर्स ऑफ ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकोज का जस्ट उल्टा काम करता है। ग्लूकोज अगर हमारे बॉडी में शुगर को इंक्रीज करेगा तो ये हमारे बॉडी में शुगर को डिक्रीज करेगा। तो हमारे बॉडी में इंसुलिन को ऐसे प्रिपेयर किया गया है, ऐसे रखा गया है कि जितना शुगर हम लेते हैं उतना ही इंसुलिन निकलना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में शुगर का बैलेंस बना हुआ है। जैसे एट प्रेजेंट माई इंसुलिन इज वर्किंग फाइन, आई नो इट, हमको मालूम है, हमको टेस्ट हुआ था। हम अगर मान लो 20 रसगुल्ला खा लेते हैं, 20 रसगुल्ला, तो कम से कम आधा किलो शुगर हमारे बॉडी में तो चला ही गया मिनिमम। तो जैसे हमारे बॉडी में आधा किलो शुगर गया, हमारे ब्रेन को खबर गया कि भाई इसने आधा किलो शुगर खा लिया। इसको मेंटेन करने के लिए ब्रेन क्या करेगा? धीरे धीरे हमारे इंसुलिन को खबर देगा, भाई आधा किलो शुगर गया है, अब आधा किलो इंसुलिन भी निकालो, ताकि शुगर और इंसुलिन दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो सके। करेक्ट? मतलब हम जितना भी मीठा खाए हमारा बॉडी फिट है, हमको कुछ नहीं। लेकिन अब इसका उल्टा सोचो,
जिसको शुगर की बीमारी है, वो क्या करता है बेचारा, वो खाता है एक रसगुल्ला उसके बॉडी में जाएगा हार्डली 50 ग्राम शुगर, लेकिन 50 ग्राम शुगर में भी उसका इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका ये पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है। एज ए रिजल्ट वो 50 ग्राम शुगर खाया लेकिन इंसुलिन निकला हार्डली 30 ग्राम। एज ए रिजल्ट उसके बॉडी में 20 ग्राम शुगर बढ़ गया। उसका वो इफेक्ट उसको मिलेगा बाद में, शुगर से जो बीमारी आएगा वो आएगा। मतलब हमारा इंसुलिन जो है ज्यादा भी निकल सकता है, इक्वल भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है। अगर इक्वल निकले मींस माय बॉडी इज फाइन, आई एम वेरी फिट एंड फाइन, हमको शुगर रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इंसुलिन ज्यादा निकले मतलब वो आदमी को लो शुगर होगा, क्योंकि वो खाएगा 100 ग्राम, इंसुलिन निकलेगा 200 ग्राम, मतलब शुगर को मारने के बाद भी उसके ब्लड का शुगर को काटना शुरू कर देगा, लो शुगर। और अगर इंसुलिन कम निकले तो वो खाएगा 100 ग्राम, निकलेगा सिर्फ 50 ग्राम इंसुलिन, उसके बॉडी में उसके ब्लड में एक्सेस शुगर ऐड हो जाएगा, मतलब हाई शुगर। सो देयरफॉर हमारा जो शुगर का बीमारी है जो हम लोग जानते हैं डायबिटीज, वो डायबिटीज दो प्रकार का है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है सर ये? अगर हमारे बॉडी में शुगर ज्यादा है, इंसुलिन कम, दैट काइंड ऑफ डिसीज इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। और अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, शुगर कम, दैट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों ही डायबिटीज कहते हैं और दोनों ही खराब है, ना हाई शुगर अच्छा है ना लो शुगर अच्छा है, इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बीमारी पड़ गया, उसका मेन प्रॉब्लम पैंक्रियास में है, पैंक्रियास अगर ठीक हो जाए तो इंसुलिन भी ठीक हो जाएगा, इंसुलिन ठीक हो गया मतलब शुगर ठीक हो जाएगा, ठीक। एंड द लास्ट ऑर्गन इज द टेस्टिस ऑफ ओवरी। इसका काम है टेस्टोस्टेरोन निकालना या फिर एस्ट्रोजेन निकालना। सर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, व्हाट इज द फंक्शन? टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेन आर यूज्ड टू क्रिएट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल एंड फीमेल। जैसे प्यूबर्टी आता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है, हमारे बॉडी में एक्सटर्नली कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई आई एम सेक्सुअली मैच्योर्ड। बॉयज में गला भारी हो जाएगा, मसल्स डेवलप करेगा, बॉडी हेयर आएगा, फेशियल हेयर आएगा, दाढ़ी मूंछ जिसको कहते हैं, ये पसीना आना शुरू कर जाएगा, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएगा। These are changes in boys. फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ हिप्स, गला पतला हो जाना, प्रोडक्शन ऑफ मोर स्वेट बाय द बॉडी, पिंपल्स, ये सब चेंज आना शुरू हो जाता है। सो ये सब क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज कॉज्ड बाय दिस टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेकेंडरी सेक्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड ओवरी। So these are certain endocrine glands that are producing these hormones, and these hormones are directly passed to the blood. ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा और जिस जिस ऑर्गन के लिए वो हार्मोन डिजाइंड है, उस ऑर्गन को या उस पार्ट ऑफ द बॉडी को वो जाके चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर केमिकल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो आप बोलेंगे सर जो चेंज हम लोग में हो रहा है, ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, मतलब नर्वस चेंज हो रहा है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, ऐसा कोई चेंज क्या जानवर में या प्लांट्स में भी होता है क्या? होता है, सब में होता है, बिकॉज ऑल आर लिविंग बीइंग्स। लाइफ प्रोसेस बोलते ना, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, रेस्पॉन्स हर कोई ऑर्गेनिज्म देगा। एक एनिमल्स में तो यही सब रहता है, हार्मोन्स और नर्व्स, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट्स में प्रॉब्लम है। प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो दो प्रकार का, एक होता है टेम्पररी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर, और एक होता है परमानेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हार्मोन्स। प्लांट कोऑर्डिनेशन, प्लांट में भी जो चेंजेस होते हैं, हमारे में दो चेंजेस है, नर्वस चेंज और हार्मोनल चेंज। नर्वस चेंज आर क्विक बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, हार्मोनल चेंज आर स्लो बट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिमिलरली प्लांट में भी दो चेंज है, एक है वाटर मूवमेंट और हार्मोन।
वाटर मूवमेंट जो चेंज होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम जैसा है, दे आर क्विक बट शॉर्ट टाइम। कैसे? हैव यू सीन दैट टच मी नॉट प्लांट, छुई मोई जिसको हम लोग कहते हैं, वो कैसे काम करता है? द मोमेंट यू टच इट, जैसे उसमें टच गया उसके बॉडी में भी रिसेप्टर होते हैं, हमारे बॉडी में जैसे रिसेप्टर होते हैं उसके बॉडी में रिसेप्टर होता है। आई विल टेल यू, डोंट वरी, बताएंगे इसके रिसेप्टर। तो उसके बॉडी में जैसे रिसेप्टर गया, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए केमिकल। वो केमिकल क्या करता है? आइदर इट्स अट्रैक्ट्स वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ और रेपेल वाटर फ्रॉम इट। वो वाटर को अपने से रेपेल करना शुरू कर देगा। जैसे ही वाटर वहां से निकल जाएगा, उसके पत्ते क्या हो जाएंगे? पत्ते में से भी वाटर निकल जाएंगे और पत्ता जो स्ट्रेट था वो अभी विल्ट हो जाएगा, नीचे मुरझा जाएगा। ठीक है, प्लांट मुरझा गया, हम उसको छोड़ दिए। अब क्या होगा? धीरे धीरे वो केमिकल तो परमानेंट तो नहीं है, जैसे हमको भी अगर कोई चूटी काट तो केमिकल होगा, दर्द करेगा, वो दर्द का परमानेंट होता है? नहीं सर, कुछ मिनट बाद वो केमिकल डिसॉल्व हो जाता है बॉडी में। उसके बॉडी में भी कुछ देर बाद क्या वो केमिकल डिसॉल्व होगा। जैसे ही केमिकल डिसॉल्व होगा, फिर से मेरा पानी वहां भर जाएगा और फिर से पत्ता सब जैसा था वैसे हो जाएगा। छुई मी, टच मी नॉट प्लांट। सनफ्लावर भी दे लो, सनफ्लावर का पढ़ते ना बचपन में, लाइक अ सनफ्लावर दैट फॉलोज एवरी मूवमेंट ऑफ द सन। सनफ्लावर फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द सन, जैसे सन घूमता है सनफ्लावर भी उसके साथ घूमते हैं। कैसे? सर बिकॉज द वाटर मूवमेंट, वाटर का प्रेशर। तुम देखो ये पाइप को, अगर वाटर का प्रेशर है तो पाइप को शेप दे सकते हैं, है ना, वरना तो पाइप हमेशा कोलैप्स्ड रहेगा। उसी प्रकार हम अगर वाटर का टर्जिडिटी, वाटर का प्रेशर अगर एक ऑर्गन में बढ़ा दें और एक साइड में कमा दें तो हम एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस मूवमेंट causes a temporary change in a plant's body that is called the water movement। लेकिन अगर हम हार्मोन की बात बोले तो हार्मोन में क्या होगा? ये फिर दो प्रकार का चेंजेस है। ट्रॉपिक और नास्टिक। क्या है सर ट्रॉपिक, क्या है नास्टिक? ट्रॉपिक मीन्स द चेंज ऑफ द हॉर्मोन्स or the change of the direction of the hormones, so change or the parts of the hormone due to the hormone is based on a direction। एक direction को देख के वो अपने बॉडी को चेंज कर रहा है। जैसे ट्रॉपिक, बहुत सारा अलग अलग तरह का ट्रॉपिज्म होता है प्लांट की बॉडी में। अगर लाइट के डायरेक्शन में जाए तो फोटोट्रॉपिज्म, वाटर के डायरेक्शन में जाए तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमिकल में जाए तो केमोट्रॉपिज्म, टच में जाए तो थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, जैसे हम लोग वो पढ़े हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन इन अ प्लांट कैसे होता है? वो स्टिग्मा से माय पॉलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स द ओवरी। कैसे मालूम पड़ा वो स्टिग्मा को, या कैसे मालूम पड़ा वो पॉलन ट्यूब को कि ओवरी नीचे ही है, ओवरी ऊपर नहीं है? मतलब कोई केमिकल या कोई उसको सेंस मिला जिसको पता चला कि वो नीचे ही है, वो नीचे ही ट्रेवल किया। एक रूट को कैसे मालूम पड़ता है कि भाई उधर मेरा वाटर है या उधर मेरा फर्टिलाइजर है? जिधर वाटर है जिधर फर्टिलाइजर होता है उधर ही रूट ट्रेवल करता है। कैसे मालूम पड़ा सर? हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर केमोट्रॉपिज्म। हमारे शूट कैसे मालूम पड़ा कि लाइट उधर है, जिधर बचपन में पढ़ते हैं कि जिधर लाइट है शूट उधर ट्रेवल करता है। कैसे मालूम पड़ा? मतलब इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स अ लाइट, टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, फोटोट्रॉपिज्म है। जैसे मेरे वो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर समझते हो ना, जो अपने से सीधे नहीं चढ़ पाते, वो कोई ना सपोर्ट लेके चढ़ते हैं। वो कैसे मालूम पड़? तुम एक जैसे घर में अगर तुमको अगर मनी प्लांट या क्या कहते हैं वो बीटर गार्ड या पंपकिन का अगर पेड़ लगाओ, सो दे आर नॉट ट्रीज, दे आर क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स जैसे तुम लगाते हो वो ठीक कोई ना कोई सपोर्ट पकड़ के उठ ही जाता है, ऊपर उठ जाता है ना। कैसे उठता है सर? उसका आंख है क्या जो देखता है कि किधर सपोर्ट है? ऐसा नहीं है। देखोगे वो क्लाइंबर्स के ऊपर में जो टेंडल्स रहते हैं, लाइक दिस, वो जो पेड़ होता है वो पेड़ उसके से टेंडल्स है, पतले ऊपर में से टेंडल्स रहते हैं, टेंडल्स रहते हैं। वो टेंडल्स हवा में स्विंग करता है, जिधर टेंडल्स को हवा में कुछ टच मिले उधर वो ग्रो करना शुरू कर देगा। मतलब वो थिग्मोट्रॉपिज्म है। मींस हमारा अगर प्लांट का हार्मोन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाके काम करे, so that it can grow towards that side or it can come back towards that side, that type of movement is called tropic movement। लेकिन अगर हमारा बॉडी या सॉरी प्लांट का बॉडी कोई डायरेक्शन ना मान के कहीं से भी मूव करने चलेगा, नेस्टिक मूवमेंट। जैसे सनफ्लावर तो सूरज के डायरेक्शन देके घूमता है, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी एक प्लांट है जो लाइट पड़ने के साथ ही वो ब्लूम करेगा। वो फ्लावर क्या जिधर से सूरज का लाइट रहा उधर ही ब्लूम करेगा? ये लाइट मिलने से मतलब है, जैसे लाइट मिला वो ब्लूम करेगा।
ये भी एक चेंज है, लेकिन ये कि टुवर्ड्स लाइट जरूर नहीं, उसको लाइट से मतलब है, किसी भी डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं, हमको लाइट से मतलब। दैट काइंड ऑफ चेंज इज नोन एज नेस्टिक चेंज और नेस्टिक मूवमेंट, जहां पे डिरेक्शन नॉट मैटर्स, जहां पे डिरेक्शन मैटर्स को ट्रॉपिक कहते हैं, जहां पे डिरेक्शन इज नॉट अ मैटर दैट इज कॉल्ड अ नेस्टिक मूवमेंट। करेक्ट? सो द मूवमेंट ऑफ द हार्मोन इज आइदर टुवर्ड्स अ डिरेक्शन known as tropic movement or without the direction, without the matter of direction, that is known as nestic movement. एक एग्जांपल है मॉर्निंग ग्लोरी, वो जब टच मी नॉट प्लांट था, जब टच करेंगे उसका पत्ता किधर जाएगा, लेफ्ट विदर करेगा या राइट तरफ विदर करेगा, तो उसको कोई गारंटी नहीं है, किधर भी विदर कर सकता है, नेस्टिक। समझ में आया? सो दिस इज द हार्मोनल चेंज एंड वाटर चेंज। अब सर हमारे बॉडी में इतना सारा हार्मोन है, इतना सारा अलग अलग हार्मोन का नाम बता, इसमें इसका हार्मोन नहीं होता? जी हाँ होता है। कौन कौन सा हार्मोन होता है? चार हार्मोन का नाम लिखिए, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, गिब्बरेलिन, एब्सिसिक एसिड। सर यहां लाइन क्यों खींच दिए? कारण है, ये जो ऊपर का तीनों हार्मोन देख रहे हैं, इट हेल्प्स टू प्रोमोट ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अब ग्रोथ कैसा भी हो, जैसे ऑक्सिन, इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ स्टेम, जो हमको स्टेम या रूट्स को लंबा करने में या एलोंगेट करने में हेल्प करता है। साइटोकिनिन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, न्यू बर्ड्स। गिबरेलिन, दे हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये सब काम करता है। मीन्स इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ावा देता है। और ये भाई साहब क्या है, ये ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है ना? जैसे ये बोले टेंड्रिल्स, जिधर टच मिला उधर ग्रो करेगा, जिधर टच नहीं मिला उधर रुक जाएगा। एक पेड़ देखोगे सीधे उठ रहा था, तुम उसको एक डिब्बे में बंद कर दो और एक छोटा गड्ढा कर दो, देखोगे पूरा पेड़ उस गड्ढे की तरफ मुड़ गया, और जिधर लाइट नहीं था उधर ग्रो करना बंद कर दिया। कैसे? मतलब एक तरफ एब्सिसिक एसिड बढ़ गया तो एक तरफ ऑक्सिन बढ़ गया। जिधर ऑक्सिन है उधर ग्रोथ होगा, जिधर एब्सिसिक एसिड है उधर ग्रोथ रुक जाएगा। दिस इज हाउ माई प्लांट बॉडी वर्क्स। प्लांट में देखो हर तरफ ग्रोथ नहीं होता, वो अपने आप को एडजस्ट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो हर बॉडी अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है सो दैट इट कैन लिव कंफर्टेबली। दिस प्रोसेस नॉट एज होम्योस्टैसिस, HOMEASTIS, होम्योस्टैसिस। मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को ऐसे चेंज करना चाहता है कि वो एनवायरमेंट के साथ कंफर्टेबली लिव कर सके। ठीक है ना? और इस चेंज को करने के लिए हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लगता है। तो सिमिलरली हमारे एक प्लांट बॉडी भी डिसाइड करेगा कि हमको लाइट के तरफ जाके हम कंफर्टेबल है, लाइट से अगेंस्ट जाके कंफर्टेबल है, हमको वाटर के तरफ जाना है या वाटर से दूर जाना है। अगर हमको टुवर्ड्स अ चेंज करना है तो ग्रोथ हार्मोन डालेंगे उधर, और अगर हमको कहीं का ग्रोथ रोकना है तो उधर ग्रोथ रेस्ट्रिक्टिंग हार्मोन डालेंगे, एब्सिसिक एसिड। सो हमारा इस प्रकार ग्रोथ होगा। सो दिस इज हाउ माय प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। जिधर उसको अच्छा हवा मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा लाइट मिल रहा है, उधर उसका ऑक्सीजन भेज देगा, और जिधर उसको लाइट नहीं मिल रहा है उधर एब्सिसिक एसिड भेज देगा। करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो a part of the control and coordination. This is how my plants control and coordinate. Correct? और हमारे जो हार्मोन है ये प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन का एक और नाम होता है फाइटो हार्मोन। सो दिस आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट्स नर्व कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कोई ब्रेन या नर्व्स का तो सिस्टम है नहीं जो हमारा कंट्रोल ऐसे करने का पता चलेगा ये अच्छा है या खराब है। और प्लांट एक जगह से दूसरी जगह उठ के भाग भी नहीं सकता, वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट को एक जगह के मूव करता है, लोकोमोट नहीं कर सकता। दे कैन नॉट मूव देयर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सिर्फ अपने डिपेंडिंग ऑन द फेवरेबल कंडीशन आउटसाइड अपने ब्रांचेस को या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को वो मूव करा सकता है, लोकोमोट नहीं करा सकता। तो दैट्स व्हाई इसके ज्यादा इसके बारे में जान के भी कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। यू विल रिसीविंग द नोट्स एंड क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दिस चैप्टर। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी का चैप्टर में ना क्वेश्चंस का बहुत वैरायटी मिल जाता है।
गिव रीजंस होता है, फिर आपको नेम द फॉलोइंग होता है. सो दैट्स आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि जो असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको सेंड कर रहे हैं, प्लीज सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए. और जैसा भी कोई डाउट मिले, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट. थैंक यू.